हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीट फ्लिक्स एकेडमी। तो दोस्त, जेनेटिक्स के चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको कराया था वो था बेसिक टर्म्स, जो आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया था। आज का जो लेक्चर है वो बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, या मैं कहूं ये चैप्टर यहां से स्टार्ट होने वाला है। पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, पिछला लेक्चर उतना इंपॉर्टेंट है जितना आगे आने वाले लेक्चर इंपॉर्टेंट है। पिछला लेक्चर देख के आओगे तो आगे आने वाले लेक्चर्स इजी लगेंगे, लेकिन पिछला लेक्चर देख के नहीं आओगे तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत आए। ठीक है, तो पिछला लेक्चर जरूर देख के आना दोस्त। चलो भाई, आज का जो लेक्चर है वो बहुत प्यारा है। वो बहुत क्या है? प्यारा है। टॉपिक का नाम डालिए, टॉपिक का नाम डालिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। भाई देखो, मिड 19th सेंचुरी की बात है, थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग। मिड 19th सेंचुरी की बात है जब कोशिश हो रही थी इनहेरिटेंस को समझने की। मिड 19th सेंचुरी कब की बात है बच्चों? मिड 19th सेंचुरी। इस टाइम की बात है जब लगे पड़े थे लोग क्या ढूंढने के लिए, क्या समझने के लिए? इनहेरिटेंस को। व्हाट इज इनहेरिटेंस, ये अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओगे, मैं पढ़ा चुका हूं। इनहेरिटेंस को समझने के लिए लोग सर पटक रहे थे। उस टाइम पे एक महान इंसान, एक महाबली टाइप का एक इंसान आया जिसका नाम था बच्चों ग्रेगर मेंडल। क्या नाम था बच्चों? ग्रेगर मेंडल। इस बंदे में बड़ी हिम्मत थी भाई, बहुत हिम्मत थी। ये बंदा 7 ईयर्स ये बंदा मटरों में खेला है। पी प्लांट, किस में खेला है? मटरों के अंदर जाके खेला है। मटर से इतना लगाव था इसको कि इस बंदे ने 7 साल मटर के पौधे पे इस बंदे ने क्या की? स्टडी करी। ठीक है, उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों। क्या किए? एक्सपेरिमेंट्स। और उस एक्सपेरिमेंट्स का नाम बहुत बार पूछा गया है। कैसा एक्सपेरिमेंट था बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। क्या था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इस भाई साहब ने किया। भाई बड़ी हिम्मत थी। यहां मेरी मम्मी मटर छीलते हुए कहती है कितने मटर छीलने हैं, कितने मटर छीलने हैं, ऐसे करती रहती है। इस बंदे ने 7 साल मटर के साथ मटर गश्ती करी है। ठीक है, 7 साल। अच्छा, मटर के प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? पी को क्या कहते हैं बच्चों? पाइसम सटाइवम। ये इसका क्या है? बायोलॉजिकल नेम है, पाइसम सटाइवम। राइट। इस बंदे ने 7 साल में कौन कौन से ईयर आता है बच्चों? 1856 से लेके 1863। 1 लाख रुपए की है ये। 1 लाख रुपए की बात है बच्चों, रट लो, बच्चों रट लो, घोल के पी लो। 1856 से लेके 1863 तक इस बंदे ने मटरों में ही खेला। सवाल आता है कि सर अच्छा इसने क्या किया क्या नहीं किया, तो हम जानेंगे इसके साथ। मटरों में इसने क्या किया ये हम जरूर जानेंगे, लेकिन इससे पहले आता है दिमाग में आता है भाई मटर ही क्यों? भाई गोभी ले लेता, गाजर ले लेता, तोरी ले लेता, टिंडे ले लेता, कुछ भी ले सकता था, तूने मटर ही क्यों लिए? सवाल आता है दिमाग में। क्या दिमाग ही नहीं है? थोड़ा तो होगा। तो थोड़े दिमाग में सवाल जरूर आता होगा बच्चों कि इस बंदे ने दुनिया में इतनी चीजें थी फिर भी मटर का पौधा ही क्यों लिया? इसका जवाब मैं आपको जस्ट थोड़ी देर में देने वाला हूं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल यहां से ये आते हैं। ग्रेगर मेंडल साहब ने 7 साल एक्सपेरिमेंट किया। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? मटर के पौधे पे। मटर के पौधे का दूसरा नाम पाइसम सटाइवम, दूसरा नाम नहीं मतलब बायोलॉजिकल नेम। इसके अलावा कैसा एक्सपेरिमेंट किया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। और कितने से कितने ईयर में किया बच्चों? 1856 से लेके 1863 तक। ये हर एक सवाल यहां से उठ के आ रखे कभी ना कभी नीट के अंदर। तो आपके पास आपका मौका अच्छा, आपका भी आ सकता है एग्जाम। ठीक है, अच्छा चलो और आगे बात बताता हूं मैं आपको इसकी। भाई इस बंदे ने मतलब मैं बताऊं आपको, बायोलॉजी समझाने आया था। क्या समझाने आया था? इनहेरिटेंस के बारे में समझाने आया था ये बंदा। इनहेरिटेंस बायोलॉजिकल वर्ड, इनहेरिटेंस बायोलॉजिकल वर्ड है। इस बंदे ने बायोलॉजी के अंदर स्टैटिस्टिक्स घुमा दी। क्या लगा दी? स्टैटिस्टिक्स। और इसने मैथ्स तक इस बंदे ने घुसा दी। सोचो, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स तक इस बंदे ने घुसा दी। क्यों? मतलब क्या मतलब? बायोलॉजी समझाने आया भाई,
तू मैथ्स लगा रहा है, स्टैट्स लगा रहा है, और मैथ्स में भी छोटा मोटा चीज नहीं बच्चों, बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सप्रेशन। भाई मेरे पास जब मैथ्स थी, मां कसम मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये आज तक समझ नहीं आई। इसी मैथ्स से बचने के लिए बायो ली, और बायो में भी इस बंदे ने क्या लगा दिया, मैथ्स, इसलिए इसको इज्जत ही नहीं दे रहे थे। वो बार बार बोलता था, मतलब बायनोमियल एक्सप्रेशन कैसे शो करते हैं बच्चों, ax प्लस by का होल स्क्वायर, ऐसे करके कुछ शो करते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन होता है ये। इस बंदे ने इनहेरिटेंस को समझाने के लिए भाई मटर से शुरू किया और मैथ्स तक लाके रोका। मैं मत्था भिनक गया। वो बोला क्या है यार, मतलब कमाल की बात है, बंदा बायोलॉजी को समझा रहा है, किसके थ्रू, मैथ्स के थ्रू, और मैथ्स में भी कौन सा कंसेप्ट, बायनोमियल एक्सप्रेशन, ax प्लस by का होल, भाई नहीं। इसलिए इस बंदे को इतनी सक्सेस जीते जी नहीं मिली, इस बंदे को जीते जी इतनी सक्सेस नहीं मिली। रीजन है इसका, कि रीजन ये है बच्चों कि इस बंदे ने मैथ्स घुसा दी थी बायो के अंदर, और कोई भी साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं था, इसको इज्जत ही नहीं करता था बेचारे मेंडल को, कि भाई क्या यार तू बायनोमियल, तू मैथ्स घुसा रहा है, हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तेरा और ये लेना देना कुछ है ही नहीं, इसको भगा देते थे। लेकिन मरने, वो बोलते ना कटा हुआ मुर्गा महंगा है, जिंदा मुर्गा सस्ता है जिंदे मुर्गे की इज्जत नहीं है, कटे हुए मुर्गे की बड़ी इज्जत है कि नहीं। सेम चीज इसके साथ है, जब तक ये जिंदा था कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जब ये मरा, इसके काम को दोबारा देखा गया। एक 3 चमन थे, 3 चमन पढ़ाऊंगा आगे जाके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, 3 चमन थे। उन 3 चमन जब बताऊंगा ना आपको उनके बारे में, कि भैया जब उन्होंने स्टडी करी, जब माइक्रोस्कोप आ गया था, उन्होंने, उनको पता लगा क्रोमोसोम नाम का कुछ चीज होता है, आपको तो मालूम है क्रोमोसोम, है ना। और उसने क्रोमोसोम के बारे में जब स्टडी करी, उसको देख के वो हक्का बक्का रह गया भाई। उसने बोला उस टाइम पे क्रोमोसोम पता ही नहीं था, माइक्रोस्कोप था ही नहीं। मेंडल इतनी बातें बता गया कि उसने फिर ना उसकी मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और वो पैर वैर सब पड़े उसके। इसलिए आज भी हम स्टार्टिंग चैप्टर की बच्चों मेंडल भाई साहब से करते हैं, क्योंकि इन्होंने इमेजिनरी इतना सोच लिया था कि जब माइक्रोस्कोप आया तो लगभग वही पाया गया। कुछ चीजें नहीं पाई गई, वो चीजें ऑफ कोर्स सी बात है, कुछ चीजें चेंज होगी, लेकिन बहुत चीजें ऐसी थी बच्चों जो इसने जो बताई वही था। इसलिए भाई चैप्टर को स्टार्ट ही इससे ही करते हैं। अच्छा, इसका जो एक्सपेरिमेंट था उसका काफी लार्ज सैंपलिंग साइज था। क्या था बच्चों, लार्ज सैंपलिंग साइज। अरे भैया इतने मटर लेगा, इतने सारे मटर से काम चलाएगा तू, है भाई, तो ऑफ कोर्स सी बात है एक्सपेरिमेंट तो बड़ा होने ही वाला है, एक्सपेरिमेंट तो बड़ा होने ही वाला है, राइट। इसलिए इसका बहुत बड़ा सा एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट का नाम था बच्चों हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये क्या कर रहा था, ये बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा, क्या कर रहा अभी समझाऊंगा। ये बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा, कुछ आ रहा, एक्सपेरिमेंट कर रहा, कुछ आ रहा, एक्सपेरिमेंट कर रहा, कुछ आ रहा। लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट से ये एक्चुअली में कुछ आइडिया निकाल रहा था कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। इसके एक्सपेरिमेंट से आइडियाज नहीं आए बच्चों, रूल्स आ गए, है ना, कि हर एक पौधा, हर एक मटर का प्लांट हर एक बारी में कुछ रूल फॉलो कर रहा था। समझ रहे हो, ये बेचारा ये सोच के आया था इनहेरिटेंस के बारे में समझाऊंगा, कुछ आइडिया दूंगा लोगों को, लेकिन इसके आइडिया की जगह बच्चों इसने रूल्स बना दिए। क्या बना दिए, रूल्स, कि इनहेरिटेंस इन्हीं रूल्स के बेसिस पे होता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। उस टाइम पे जब कुछ भी नहीं था, ना माइक्रोस्कोप था ना कुछ था, इस बंदे ने रूल्स बता दिए कि इसी रूल्स के हिसाब से इनहेरिटेंस होता है। बस कि ये आपके, मेरे भी नहीं है, तुम्हारे भी नहीं है, इसलिए तुम इसके बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या फायदा बच्चों, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, मरने के बाद इज्जत मिली, शोहरत मिली, शोहरत तो नहीं, खैर फेम वेम मिला मरने के बाद, ही इज बेस्ट एक्टर, फलान ढिमकान, है ना, प्योर हार्ट, प्योर सोल, यही होता है भाई बच्चों। मरने के बाद ही इज्जत है, मरने से पहले तो गली का कुत्ता भी इज्जत नहीं करता ठीक है। चलो बच्चों, इसका कुछ लार्ज सैंपलिंग साइज था, ये मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको ये तक बता दिया बच्चों कि इसका जो तरीका मैथ्स लगाई इसने, ये सब मैंने आपको बता दिया, है ना, मटर इसने लिया था, ये सब मैंने आपको बता दिया। चलो कुछ और नई बातें मैं आपको बताता हूं। अब इस बंदे ने क्या किया, इसने, अब मेरा सवाल है भाई, इसने क्यों चुना मटर के प्लांट को, क्यों चुना भैया, किसी और के प्लांट को चुन लेता, तूने मटर के प्लांट को ही क्यों चुना।
तो इसके कुछ रीजन है बच्चों जो बताती है, एनसीईआरटी का पता नहीं बट इसके रीजन आपको पता होने चाहिए कि मेंडल ने उस टाइम पे मटर ही क्यों चुनी। पहली बात तो बच्चों, मटर एक सीजनल है, एक सीजनल प्लांट है, एक सीजनल प्लांट है, तो सीजन आएगा, जल्दी जल्दी काम चलेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है। क्या है? अरे सीजनल प्लांट है इसलिए क्या है, इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मतलब एक सीजन में आया, फटाफट से बना, खत्म, तो उसको ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता ही नहीं था, 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाता था, खुश हो जाता था। अभी मान लो कोई बड़ा सा प्लांट लेता जिसकी लाइफ साइकिल ही 2-3 साल की है, तो वो एक रिजल्ट के लिए 2-3 साल बैठा रहता, अभी आएगा, ऐसे तो जिंदगी भर लगा रहता, वो मर जाता, उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे मर जाते, लेकिन वो कुछ प्रूव ही ना कर पाता। इसलिए उसने ऐसा प्लांट लिया बच्चों जिनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, छोटी होती है, और छोटी लाइफ साइकिल किनकी होती है, जो कि सीजनल प्लांट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सीजनल प्लांट होते हैं। इसलिए इस बंदे ने पहले तो मटर का प्लांट चुना। दूसरी बात बच्चों, मटर का जो प्लांट होता है, जो फ्लावर होता है बच्चों, वो बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो दोनों के दोनों एक ही फूल में प्रेजेंट है। अभी इसको क्या है, अगर पोलिनेशन करवानी है तो इसको मेल और फीमेल को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये इसी बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्या करेगा, मान लो इसको बाइसेक्सुअल से अगर सिर्फ फीमेल चाहिए तो ये बंदा क्या करेगा, ये एंथर वाला हिस्सा काट देगा, जिसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन। फिर बैगिंग टैगिंग में आपको पढ़ा चुका हूं ये बातें पिछले चैप्टर में, पिछले से पिछला चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ाया था? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अरे याद है कि नहीं है ना? तो इमैस्कुलेशन करके सब कुछ करा के ये काम कर सकता है भाई, बढ़िया बंदा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, सीजनल प्लांट है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, बाइसेक्सुअल है ना, तो ये कुछ बातें तो अच्छी हैं ही हैं। इसके अलावा बच्चों इसने ये इसलिए चुना कि इस पी प्लांट के पास, जो पी प्लांट था उसके पास बच्चों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। ये क्या है भाई, ये क्या चीज है सर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये क्या चीजें होती हैं? मतलब इसके पास ना कुछ ऐसी चीजें थी, लाइक अगर हाइट की बात करूं प्लांट की, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा, छोटा होगा, या तो लंबा होगा या तो छोटा होगा, बीच का नहीं प्रेजेंट था इसके बीच में। मतलब हर एक कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट थे, समझ रहे हो? मतलब अगर हाइट है तो हाइट में लंबाई और गिठाई, टॉलनेस ड्वार्फनेस दोनों प्रेजेंट थी, राइट। इसके अलावा जैसे सीड कलर येलो ग्रीन दोनों प्रेजेंट था, है ना। इसके अलावा सीड कलर के अलावा पोड कलर, पोड शेप, जितनी 7 अगर मैं बोलूं एक तरीके से तो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के पेयर्स थे, 7 कैरेक्टर्स थे इसके पास, पेयर्स के अंदर बात करूं तो। अरे आई कि नहीं आई बात 7 में? तो काफी खुश था ये कि भैया इसके पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, तो काफी आसानी हो जा रही है हमें समझने में। तो ये कुछ बातें थी बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाई ही चूज पी प्लांट रेदर देन अदर प्लांट। भैया बाइसेक्सुअल है, सीजनल है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसके अंदर है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको समझ में आ गया, मतलब अगर एक टॉल प्लांट है तो जरूर एक डॉर्फ प्लांट होगा, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। क्या है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर है हाइट, लेकिन कंट्रास्ट क्या हो रहा है, एक टॉल है और एक डॉर्फ। अरे आई कि नहीं बात समझ में? इस बंदे ने, मेंडल भाई साहब ने, अरे यार डस्टर कहाँ गया मेरा डस्टर देखोगे कितना महंगा बच्चों, ये देखो नया रुमाल निकाला है मैंने, पिटूंगा सुबह मतलब मैंने शायद पिछली वीडियो में भी निकाला था, पिटूंगा तो जरूर एक दिन, जिस दिन दिख गया ना मम्मी को, ऐसा मारेगी, ऐसा सूटेगी ना मेरे को बहुत मारेंगी। वो वीडियो डालूंगा नहीं मैं पिटते हुए, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम्हारा टीचर पिट रहा है, बच्चे पिटते हैं मजा आता है, टीचर पिटता है बुरा लगता है, ठीक है। अच्छा, तो इस मेंडल भाई साहब ने जो पी प्लांट यूज करे थे, क्या यूज करे थे बच्चों? पी प्लांट यूज करे थे। वो कैसे प्लांट यूज करे थे? वो उसने यूज करे थे ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स भाई ये मतलब क्या है? ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स। इसने ऐसे ही प्लांट यूज करे थे पी के, जो कि क्या है? ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स, मतलब बिल्कुल प्योर। ये इसका मतलब क्या होता है
कि ऐसी अगर ये ब्रीड ले रहा हूं, मैं प्योर ब्रीड ले रहा हूं, इनकी बार बार मैं सेल्फ पोलिनेशन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? इनकी मैं बार बार अगर सेल्फ पोलिनेशन कराऊं तो सेम करेक्टर बार बार आते रहेंगे, करेक्टर्स में चेंज नहीं आएगा। इन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों प्योर लाइन्स। क्या कहते हैं? अगर मैं प्योर लाइन की बार बार करेक्टर, बार बार सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन मतलब खुद से मतलब एक ये प्योर लाइन है, एक ये प्योर लाइन है, ठीक है, इन दोनों का मैं पोलिनेशन यानी फर्टिलाइजेशन कराऊंगा तो जो करेक्टर्स इनमें होंगे वही सेम करेक्टर्स आने वाले जाइगोट में होंगे, है ना। फिर वो जो जब बड़ा होगा, मैच्योर होगा, फिर उनके सेम वालों का मैं फर्टिलाइज कराऊंगा तो क्या होगा? सेम करेक्टर्स आते रहेंगे। तो जनरेशन टू जनरेशन अगर सेम करेक्टर्स बच्चों, जनरेशन टू जनरेशन अगर सेम करेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्योर लाइंस। क्या कहते हैं? प्योर लाइंस। अरे क्या मेरी बात समझ में आगे नहीं आ गई? इन्होंने, इस भाई साहब ने, ग्रेगर मेंडल साहब ने प्योर लाइंस ली और उनकी कराई बच्चों क्रॉस पोलिनेशन। अरे एक बात बताओ, उसको सेल्फ पोलिनेशन कराने का क्या फायदा मिल रहा है? सेल्फ पोलिनेशन में तो उसको कुछ नहीं मिल रहा। सेल्फ पोलिनेशन में तो उसको बार बार क्या है? सेम करेक्टर, मतलब वो तो मटर से सेम मटर उगाया जा रहा है, सेम मटर उगाया जा रहा है, उसको समझ के आ रहा है, उससे कुछ समझ नहीं आएगा। उसको समझ कब आएगा? जब कुछ जेनेटिकली डिफरेंट होगा। क्या होगा? कुछ जेनेटिकली डिफरेंट होगा। मान लो एक दूसरा मटर है जिसका जेनेटिकली कुछ अलग है और ये कुछ जेनेटिकली कुछ अलग है। अब पता लगेगा कि जब इन दोनों की जो फर्टिलाइजेशन करवाई हमने, पोलिनेशन करवाया, फर्टिलाइजेशन कराई, तो जो नया मटर आया उसमें इसके ज्यादा कैरेक्टर्स आए हैं कि इसके ज्यादा कैरेक्टर्स आए हैं कि दोनों के मिलके कैरेक्टर्स आए हैं। तभी तो पता लगेगा। अरे इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। अरे आएगी नहीं बात समझ में? तो सेल्फ पोलिनेशन, अगर ये ब्रीडिंग, प्योर लाइंस की ब्रीडिंग कराता रहेगा सेल्फ पोलिनेशन, तो भाई दोनों के कैरेक्टर सेम 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 पप्पी सेम है कि नहीं? कोई फायदा नहीं है। फायदा किस में है? क्रॉस पोलिनेशन कराने में फायदा है ना। क्रॉस पोलिनेशन में क्या है? एक जेनेटिकली डिफरेंट एक मटर है, एक दूसरा जेनेटिकली डिफरेंट मटर है, दोनों को फर्टिलाइज करवाया, एक नया मटर आया। अब इस नए मटर में इस वाली ये वाली पौधे की हाइट है या इस पौधे की हाइट है या किस कलर का आया है ना, किस कैरेक्टर्स, इससे कैरेक्टर्स आए हैं कि इससे कैरेक्टर्स आए हैं कि दोनों से मिलके कैरेक्टर्स आए हैं, ये जानना बहुत जरूरी था, है ना। तो आप समझदार हो गए बच्चों कि इस बंदे ने क्रॉस पोलिनेशन करवाई थी। क्या करवाई थी? क्रॉस पोलिनेशन करवाई थी। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, है ना। तो मेंडल भाई साहब ने ऐसे 14 प्योर कैरेक्टर्स चुने थे। क्या चुने थे बच्चों? 14 प्योर कैरेक्टर्स, है ना। 14 प्योर कैरेक्टर्स बोलूं या मैं बोलूं 7 पेयर्स? अरे मेरे भाई 7 पेयर मतलब 7 × 2 = 14। या अगर मैं बोलूं 14 प्योर कैरेक्टर्स, या मैं बोलूं बच्चों 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब 7 पेयर, क्या बोलूंगा? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सवाल आता है बच्चों, सवाल घूमता है, सवाल आता है कितने कैरेक्टर्स लिए थे? आंसर इज 14। कितने पेयर लिए थे? आंसर इज 7। घुमा के आएगा। अच्छा, व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइंस? प्योर लाइंस क्या होती है? जनरेशन टू जनरेशन स्टेबल जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर होते रहे, है ना। जैसे मान लो ये टॉल है तो सारे टॉल ही आते रहेंगे। सीड का कलर ग्रीन है तो ग्रीन ही आते रहेंगे अगर मैं इनकी सेल्फ पोलिनेशन करवाता रहूंगा। इसलिए मुझे क्या करवाना पड़ रहा है बच्चों? क्रॉस पोलिनेशन, या इसको हम प्यार से बच्चों बालकों बोलते हैं आर्टिफिशियल पोलिनेशन। क्या बोलते हैं बालकों? आर्टिफिशियल पोलिनेशन। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोल दो ना जरा ठीक है। तो 14 प्योर कैरेक्टर्स लिए, या मैं बोलूं 7 पेयर लिए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, है ना। अब ये क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ये क्या क्या कैरेक्टर्स लिए, और इनमें से इन्होंने एक कैरेक्टर को बोला कि ये डोमिनेंट रहेगा और एक कैरेक्टर को बोला कि ये रिसेसिव रहेगा। सर ये क्या होता है डोमिनेंट रिसेसिव? पिछला वीडियो देख लो आ गए ना, फंस गए ना, पिछला वीडियो देख लो, मालूम पता पड़ जाएगा कि व्हाट इज डोमिनेंट, व्हाट इज रिसेसिव। भाई मैं बोल रहा हूं
इस चैप्टर को मत ही देखना अगर तुम मेरा जो बेसिक टर्म्स है वो देख के ना आए हो, तो वो मत ही देखना फिर इस चैप्टर को, लिटरली कह रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग अब करेक्टर्स देखने जा रहे हैं कि क्या करेक्टर्स, उसने 14 प्योर करेक्टर्स लिए और 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स की बात करूं तो वो क्या क्या करेक्टर्स थे। तो पहला बता बच्चों, यहां लिख रहा हूं करेक्टर्स, यहां क्या लिख रहा हूं, करेक्टर्स। यहां लिख रहा हूं क्या डोमिनेंट लिया उसने, उसने माना कि ये रहेगा तो डोमिनेंट रहेगा और ये रहेगा तो रिसेसिव रहेगा बच्चों, डोमिनेंट और रिसेसिव। याद रखना, डोमिनेंट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से शो करते हैं, कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और रिसेसिव को हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से शो करते हैं, स्मॉल लेटर से शो करते हैं। ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। पहला करेक्टर लिया उसने बच्चों स्टेम हाइट, जो प्लांट की हाइट है, स्टेम की हाइट है। अगर स्टेम की हाइट टॉल हुई तो वो डोमिनेंट करेक्टर है, ड्वार्फ हुआ तो वो रिसेसिव करेक्टर है बच्चों। क्या है, रिसेसिव करेक्टर। पहला करेक्टर ये लिया। दूसरा करेक्टर की बात करो, अच्छा दूसरे करेक्टर की बात करो, उसने लिया सीड का कलर। सीड का कलर मतलब बोलूं तो, सीड का कलर मतलब बोलूं तो आपको क्या बोलते हैं उसको, मटर का कलर। मटर इज सीड, सीड का कलर इज, भाई साहब ने अगर इसने बोला येलो है, येलो येलो डर्टी फेलो, अगर येलो है तो इसने बोला डोमिनेंट है, और अगर इसने बोला अगर ग्रीन कलर है तो बोलना रिसेसिव है। तो अगर आप समझ रहे हैं, अगर जो आप मटर खाते हैं अगर वो ग्रीन है तो वो रिसेसिव शो करता है, और अगर वो येलो है तो वो डोमिनेंट कलर शो कर रहा है। सीड कलर के बाद बच्चों अगला आता है बच्चों पोड का शेप। क्या आता है सर, व्हाट इज पोड? सर पोड क्या होता है? सर ये पोड वही होता है जो सुबह हम लोग फ्रेश होते हैं बैठने के लिए वो नहीं होता पोड। पोड मतलब यहाँ पे बच्चों वो मटर का कवर होता है ना, कवर, ऐसे ये मटर का कवर है कि नहीं, मटर का कवर खोलोगे तो मटर दिखता है, तो वो जो मटर का कवर ऐसे बोलते हैं पोड। क्या बोलते हैं? पोड। अगर वो पोड फुल है ना, फुल है या इन्फ्लेटेड है तो बोलते हैं बच्चों ये आपका क्या है, डोमिनेंट है। फुल बोलूं या मैं बोलूं बच्चों इन्फ्लेटेड। अगर यहां पे बोलूं कंस्ट्रिक्टेड है, कंस्ट्रिक्टेड है मतलब ये क्या है बच्चों, रिसेसिव करेक्टर है। याद रखने आपको, यहीं से चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों। सर फुल इन्फ्लेटिव मतलब, अरे तुमने देखा ना मटर का जो छिलका होता है कभी कभार तो पूरा फूला होता है, कभी कभार बिल्कुल कंस्ट्रिक्टेड चिपका खराब सा होता है। अगर ऐसा है तो वो रिसेसिव करेक्टर है, अगर फूला है अच्छी तरीके से पूरे तरीके से बंद है तो वो डोमिनेंट करेक्टर है। पोड शेप के बाद बच्चों आता है पोड कलर। भाई जो छिलके का कलर है वो क्या है, छिलके का कलर अगर तो ग्रीन है तो वो डोमिनेंट करेक्टर है, और अगर वो येलो है तो वो रिसेसिव करेक्टर है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं सीड कलर में डोमिनेंट येलो है या पोड कलर में येलो है ना। तो याद रखना आपने एमबीबीएस के बाद क्या करनी है, अपनी पीजी करनी है। क्या करनी है? पीजी करनी है। तो पीजी से बच्चों याद रखना कि पोड कलर का जो डोमिनेंट करेक्टर है वो क्या है, ग्रीन। तो अब कौन सी बात है, रिसेसिव क्या होगा, येलो। इसका उल्टा सीड कलर में डोमिनेंट क्या होगा, येलो, रिसेसिव क्या होगा, ग्रीन। अरे आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में है? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आता है बच्चों फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन, पोजीशन अगर एक्सियल है तो वो डोमिनेंट रहेगा, और टर्मिनल है तो वो रिसेसिव रहेगा। सर एक्सियल टर्मिनल मतलब, सर एक्सियल और टर्मिनल मतलब, भाई एक्सियल टर्मिनल का मतलब होता है देखो ऐसन, ये एक डंडी है, ये स्टेम है ना। स्टेम के अगर यहां से फूल निकल रहा है तो वो क्या है, एक्सियल फूल, एक्सियल फ्लावर की पोजीशन है ना। और बिल्कुल इसके एंड पे आके अगर फूल निकलता है इसे बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन। तो अगर एंड पे आके फूल निकल रहा है स्टेम की हाइट के एंड पे आके तो वो रिसेसिव करेक्टर है बच्चों, वरना वो डोमिनेंट करेक्टर है। तो कितने हो गए, एक स्टेम हाइट, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन। अगला आता है बच्चों सीड की शेप। क्या आती है, सीड की शेप मतलब मटर की शेप, मतलब क्या बालको, मटर की शेप। मटर की शेप दो तरीके, या तो राउंड होती है बच्चों या थोड़ी सी मुरझाई सी रिंकल्ड होती है ना। अगर राउंड है तो ये डोमिनेंट है बालको, और अगर रिंकल्ड है तो ये रिसेसिव है। कहने का मतलब दिस इज राउंड और दिस इज ऐसे करके ये रिंकल्ड। भाई याद रख, ये 10वीं क्लास का है, ये 10वीं क्लास में आप पढ़ के आते हैं। लास्ट बच गया, क्या बच गया देखना जरा, स्टेम हाइट 7 सेम हाइट हो गया,
सीड कलर हो गया, पोट का शेप हो गया, पोट का कलर हो गया, फ्लावर का कलर रह गया बच्चों, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। अगर फ्लावर का कलर बच्चों वॉयलेट है तो ये डोमिनेंट है, और अगर ये वाइट कैरेक्टर है, वाइट कलर है, तो ये क्या है, रिसेसिव है। अरे वॉयलेट है तो वॉयलेट कलर है फूल का, तो ये क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और अगर वाइट कलर है तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो बच्चों कुल मिला के कितने प्योर कैरेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए। लेकिन मैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करूं, कंट्रास्टिंग मतलब टॉल का ड्वार्फ, येलो का ग्रीन, इन्फ्लेटेड का कंस्ट्रिक्टेड, ग्रीन का येलो, एक्सियल का टर्मिनल, राउंड का रिंकल, वॉयलेट का वाइट। तो कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर्स प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा 7 पेयर्स बच्चों प्रेजेंट होते हैं। 14 कैरेक्टर्स बोलूं या 7 पेयर्स बोलूं, मेरे ख्याल से आपकी बुद्धि में घुस गया हो। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में, अरे बोल दो, आगे बढ़ू बच्चों, आगे बढ़ जाऊं, चलो बढ़ता हूं आगे। चलो अब आगे समझते हैं बच्चों। मेंडल भाई साहब ने कोशिश करी समझाने की कि मतलब उसको इतना ध्यान तो नहीं था कि वो क्या कर रहा है बेचारा, है ना। अब उसने कोशिश करी बच्चों, उसने कोशिश करी बताने की कि अब सारी जीन तो उठा के ले नहीं सकता, है ना। अच्छा एक बात बताऊं, चलो ये बात मैं आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में बताऊंगा, जरूर से जरूर, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जब क्या पढ़ाऊंगा, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, उसको छोड़ो। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। टॉपिक का नाम है बच्चों इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। भाई वन जीन ये क्या है, ये जीन क्या है फंस गए। जीन क्या है ना, जीन वो है बच्चों जो कैरेक्टर शो करता है, फिर से जीन वो है बच्चों जो कैरेक्टर शो करता है, फिर से जीन वो है बच्चों जो कैरेक्टर शो करता है। अरे मेरा पिछला लेक्चर देखा हो, ये 3 बार सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पिछला लेक्चर देख के आओ यार, ठीक है। चलो अभी इनहेरिटेंस ऑफ, इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया उसने बोला, हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। हम लोग अभी समझेंगे कि एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर की बात करेंगे। एक कैरेक्टर को कौन शो कर रहा होगा, एक ही जीन शो कर रही होगी, है ना। तो एक कैरेक्टर, एक जीन जो एक कैरेक्टर को शो कर रही है बच्चों, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे गई, सिर्फ एक जीन की बात करेंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या इसको बच्चों लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। क्या बोलते हैं, जहां मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब सिंगल, मतलब सिंगल जीन के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंगल जीन में क्या होता है ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं, चलिए समझ आता हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या मैं बोलूं मात्र एक कैरेक्टर। अरे एक जीन मतलब एक कैरेक्टर का ट्रांसफर हम देखना चाह रहे हैं, एक कैरेक्टर का ट्रांसफर हम लोग देखेंगे। चलिए कोशिश करते हैं, जैसे पढ़ाऊंगा बच्चों वैसे ही आपको समझना है। चलिए, अरे भैया चलो कोशिश करते हैं समझने की कि ये क्या बोलना चाहते हैं। एक कैरेक्टर ले लो, कोई एक कैरेक्टर से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कैरेक्टर हमने क्या ले लिया, स्टेम की हाइट। क्या ले ली, स्टेम की हाइट। और हमें इतना पता है स्टेम की हाइट जो होती है वो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, टॉल, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, ड्वार्फ। ये मालूम है आपको, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। डोमिनेंट कैरेक्टर इज टॉल एंड रिसेसिव कैरेक्टर इज ड्वार्फ, राइट। चलो अब आगे समझना। भाई इन्होंने एक कैरेक्टर लिया, स्टेम की हाइट के बारे में पढ़ना चाहा कि स्टेम की हाइट आगे कैसे इसकी जीन ट्रांसफर होती है, ये समझने की इन्होंने कोशिश करी। तो इन्होंने लिया बच्चों एक टॉल प्लांट। क्या लिया, एक टॉल प्लांट, और एक लिया इन्होंने ड्वार्फ प्लांट। क्या लिया, ड्वार्फ प्लांट। आपको पता है एक जीन में बच्चों 2 अलील प्रेजेंट होती है। एक जीन में क्या प्रेजेंट होती है, 2 अलील प्रेजेंट होती है, राइट, तुम्हें पता है। तो एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, और ये क्या थे बच्चों, पेरेंट्स थे। क्या थे, पेरेंट्स थे, है ना। इनसे तो आगे बच्चे बनेंगे। तो टॉल को मैं बोलता हूं बच्चों, टॉल मतलब क्या, डोमिनेंट। और डोमिनेंट को किससे शो करते हैं, डोमिनेंट को शो करते हैं कैपिटल लेटर से। तो टॉल है, हाइट की बात है, टॉल को मैंने बोल दिया कैपिटल टी, राइट।
और ड्वार्फ को मैंने बोल दिया ड्वार्फ रिसेसिव है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, स्मॉल टी। तो पेरेंट्स लिए, एक टॉल लिया और एक ड्वार्फ लिया, और पेरेंट कैसे लिए बच्चों, हमने होमोजाइगस लिए। कैसे पेरेंट्स है ये, होमोजाइगस। सर ये होमोजाइगस क्या होता है, मैं फिर बोल रहा हूं, पिछला लेक्चर देख के आओ, क्या करके आओ, दो सेम अलील को, अगर सेम अलील है तो होमोजाइगस बोलते हैं, और डिफरेंट अलील होगी तो हेटेरोजाइगस कहते हैं। अच्छा, तो ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, सर ये होमोजाइगस है क्योंकि यहां पे दोनों अलील जो है वो सेम है, मतलब कैपिटल टी यहां पे प्रेजेंट है, राइट। चलो ठीक। सर पेरेंट्स है, पेरेंट्स आगे जाके क्या बनाएंगे, पेरेंट्स बनाएंगे बच्चों गैमेट्स। क्या बनाएंगे, गैमेट्स। अरे बोलो है कि नहीं, तो पेरेंट्स आगे जाके क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। साहब पेरेंट्स आगे जाके गैमेट बनाएंगे तो ये भी गैमेट बनाएगा, ये भी गैमेट बनाएगा। गैमेट बनाने का तरीका, फॉर्मूला होता है बच्चों 2 की पावर n। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। n यहां पे n होता है बच्चों, n होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, कितने हेटेरोजाइगस प्रेजेंट है वो होता है n की वैल्यू। यहां पे कितना हेटेरोजाइगस प्रेजेंट है, एक भी नहीं। अरे हेटेरोजाइगस दिख रहा है आपको यहां पे कुछ, ये तो होमोजाइगस है। क्या यहां पे आपको हेटेरोजाइगस दिख रहा है, नहीं, ये भी होमोजाइगस है। यानी n की वैल्यू क्या होगी बालको, 0। n की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहां पे 2 की पावर 0, मतलब कितना, मात्र एक ही गैमेट बनेगा। अरे एक ही गैमेट बनेगा, और वो गैमेट क्या कैरी कर रहा होगा, एक अलील कैरी कर रहा होगा, जिसे बोलते हैं कैपिटल टी। अरे बोलो, सेम चीज यहां पे ड्वार्फ, इसका भी एक ही गैमेट बनेगा, और वो क्या कैरी कर रहा होगा, स्मॉल टी। और फिर हुई बच्चों इनकी फर्टिलाइजेशन। क्या हुई बच्चों, फर्टिलाइजेशन। और क्या बना, एक बना बच्चों ये टोल प्लांट। क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी जो शो करेगा वो टोल को शो करेगा, है ना। ये कैसी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस। कैसी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, है ना। और डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है अपने आप को, कैपिटल टी अपने आप को शो कर रहा है, स्मॉल टी अपने आप को नहीं शो कर रहा, तो क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। भाई मेंडल हैरान हो गया। मेंडल ने देखा, मेंडल ने कहा कि एक टॉल आया, एक ड्वार्फ आया, है ना। टॉल और ड्वार्फ हमने लिया, और जो गैमेट बनाया, गैमेट के बाद जो पहली जनरेशन आई, जिसे मैं बोलता हूं बच्चों F1 जनरेशन। क्या बोलता हूं, F1 जनरेशन, या इसका एक और नाम होता है फिलियल 1 जनरेशन। फिलियल 1 जनरेशन। उसने देखा F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट है वो सारे के सारे टॉल आ रहे हैं। उस भाई साहब ने देखा कि जितने भी प्लांट आ रहे हैं F1 जनरेशन में वो क्या आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं। उसने बोला कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है जो पेरेंट्स से डायरेक्टली आ रहा है, किसके अंदर, बच्चों के अंदर, प्रोजेनी के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। उसने बोला कुछ तो ऐसा है जो अनचेंज्ड, चेंज ना होते हुए जैसा है उसके अंदर वैसे ही इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। उसने बोला उस टाइम पे जो ये चीज ट्रांसफर हो रही है, उन्होंने बोला कि ये चीज क्या है, फैक्टर है, जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं। सोचिए उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं था, क्रोमोसोम की स्टडी नहीं हुई थी, पता ही नहीं था क्रोमोसोम कुछ होता है। उस बंदे ने फिर भी बता दिया कि कुछ ना कुछ तो है जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है, किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर, और उस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, जैसा पेरेंट्स के अंदर है वैसा ही प्रोजेनी के अंदर आ रहा है। उसने ये बात बोल दी। अब मेंडल को इतने से एक्सपेरिमेंट तो उसको समझ में आया नहीं। अब उसने क्या किया, अरे ये एक थोड़ी बने होंगे, ऐसे बहुत सारे बने होंगे, है ना। तो उन्होंने इन दो को पकड़ा और इस बंदे ने इन दोनों को पकड़ा और इन दोनों की सेल्फ पोलिनेशन करवाई। क्या करवाई बच्चों, सेल्फ पोलिनेशन। तो अब की बार जो पेरेंट्स है वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या मिटा दूं यहां पे, चलिए मिटा दो। अब की बार इसने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन करवाई। जो रिजल्ट आया उन्हीं का क्या करवाया, सेल्फ पोलिनेशन। तो भैया कैपिटल टी स्मॉल टी ये मेल हो गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। इसके भी क्या बनेंगे बच्चों, गैमेट्स बनेंगे। चलो सोचो कितने गैमेट्स बनेंगे। ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, अरे हेटेरोजाइगस है। क्या है,
हेटेरोजाइगस है। अरे एक ही कैरेक्टर का हेटेरोजाइगस है ना, क्या है, एक ही कैरेक्टर का हेटेरोजाइगस है, मतलब एक ही हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार 1, यानी 2 की पावर 1, यानी कितना हो गया 2 गैमेट्स बनेंगे। कितने गैमेट्स बनेंगे, 2 गैमेट्स। तो यहाँ पे जो 2 गैमेट्स बनेंगे बच्चों, एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। इधर भी बच्चों एक होगा क्या, कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। अब क्या है, अब ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से मिलके बन सकता है, क्या हो गया कैपिटल टी। एक कैपिटल टी इससे मिल सकता है, क्या बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। एक कैपिटल टी इससे मिल सकता है, क्या बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक इससे मिल गया, क्या बन सकता है स्मॉल टी। इसने देखा, जब इसने, ये होगी बच्चों हमारी F2 जनरेशन, क्या हो गई F2 जनरेशन, या मैं बोलूं फिलियल 2 जनरेशन। F2 जनरेशन बोलूं या मैं बोलूं, इसने देखा कि F2 जनरेशन में 3 तो टॉल आए, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, लेकिन एक क्या आ गया बच्चों, स्मॉल टी ड्वार्फ आ गया। इसने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में तो सारे के सारे प्लांट टॉल आ रहे थे, यानी जो पेरेंट्स में से कोई एक कैरेक्टर ही था जो उनके अंदर आ रहा था, दूसरा कैरेक्टर आया भी होगा तो उसने पहले कैरेक्टर ने उसको मास्क कर दिया, उसका काम उसको शो करने ही नहीं दिया, मतलब जो वो कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था। अरे आई कि नहीं बस में, मतलब उसने सीधी सी बात है ये समझा कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर ने अपने आप को डोमिनेंट शो किया, लेकिन F2 जनरेशन में आते आते पहले कैरेक्टर ने नहीं, दूसरे कैरेक्टर ने भी अपने आप को शो कर दिया। अरे पहले सारे के सारे टॉल प्लांट थे, याद है, तो एक ही कैरेक्टर, एक ही ने सारा डोमिनेंट ले लिया, राइट। लेकिन अगले F2 जनरेशन में टॉल भी आए और ड्वार्फ भी आया, तो उसने बोला कि सेकंड जनरेशन में आते आते बच्चों जो दूसरा जो कैरेक्टर था वो भी धीरे धीरे शो होने लगा है। अरे आई कि नहीं बस समझ में, ऐसे धीरे धीरे वो करता गया, F3 F4 F5 F6 जनरेशन करता गया, और उसने देखा धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स आते जा रहे हैं। F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर आया जिसे बोलते टॉल, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे टॉल भी आया, ड्वार्फ भी आया, है ना। लेकिन उसने ये देखा, इसने एक चीज और देखी कि या तो सिर्फ टॉल आ रहे हैं या तो सिर्फ डॉर्फ आ रहे हैं, या तो टॉल आ रहे हैं या तो डॉर्फ आ रहे हैं, ये ब्लेंडिंग नहीं हो रही, ये बीच के नहीं आ रहे। अरे आई कि नहीं बस समझ में, मतलब ये मीडियम साइज का, ना बड़ा ना पूरा छोटा, ऐसा प्लांट नहीं आ रहा, या तो टॉल आ रहा है या तो डॉर्फ आ रहा है ना। इसे बोलते हैं बच्चों ब्लेंडिंग। अगर इन दोनों की साइज का बीच का आ गया, जिसे बोलते हैं क्या, ब्लेंडिंग। ये पॉसिबल नहीं है। सर ब्लेंडिंग क्या होती है बच्चों, आगे जाके और अच्छे से समझाऊंगा, अभी इतना समझ लो कि उसने बताया कि ब्लेंडिंग नहीं होती। क्या नहीं होती, ब्लेंडिंग नहीं होती, ऐसा उसने बताया। तो उसने ये देखने के बाद बच्चों उसने ढूंढा, उसने लिखा 2 रेशो बताई हमें, क्या बताई, 2 रेशो। एक होती है फिनोटिपिक रेशो और एक होती है बच्चों जीनोटिपिक रेशो। अरे ये तो मालूम होगा तुम्हें, नहीं मालूम पिछला लेक्चर देख के आओ ठीक है भाई। फिनोटिपिक रेशो जो होती है वो हम बाहर के कैरेक्टर्स, फिजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से देख के हो जाते हैं। अगर मैं फिजिकल कैरेक्टर्स देखूं तो फिजिकली मेरे को नेकेड आंखों से, मुझे अपनी नंगी आंखों से दिख रहा है कि 3 डॉल आए हैं और एक छोटा प्लांट आया है। तो रेशो अगर मैं बोलूं टॉल इज टू डॉर्फ की रेशो अगर मैं करूं फिजिकली अपीयरेंस के हिसाब से, तो टॉल 3 है और डॉर्फ कितने हैं, 1। इसे बोलते हैं बच्चों 3:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बाल को जो रेशो आता है फिनोटिपिक का, वो आता है 3:1 का। किसका आता है, 3:1 का। जीनोटिपिक, यहां पे हम लोग जेनेटिक लेवल पे जाके बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे, जेनेटिक लेवल पे जाके बात करेंगे, जीन्स के ऊपर देखेंगे। तो यहां पे देखो एक जीन ऐसी है कैपिटल टी, ऑफ कोर्स सी बात है, जो कि टॉल ही है। एक जेनेटिक मेकअप कैसा यहां नहीं दिख रहा आपको लिखा हुआ ना, जीनोटिपिक रेशो में आपको यहां दिखाता हूं, यहां लिख के दिखाता हूं। सी जीनोटिपिक रेशो मतलब जो हम लोग जीन्स के हिसाब से लगाएंगे। तो जेनेटिकली मेरे को एक तो दिख रहा है बच्चों कैपिटल टी, एक ये 2 दिख रहे हैं मेरे को, क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक दिख रहा है मुझे क्या स्मॉल टी। तो रेशो क्या आ गई, 1:2:1। अरे बोलो, तो बच्चों सवाल आता है आपको जरूर से जरूर याद रखना है। अरे आई कि नहीं बात समझ में, जरूर से जरूर याद रखना है
कि रेशो क्या आती है, फिनोटिपिक रेशो हमेशा क्या आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 3:1, लेकिन जीनोटिपिक रेशो आती है 1:2:1। अरे आई कि नहीं? बस आपको एग्जाम में ऐसे बना के नहीं आना, आपको एग्जाम में ऐसे बना के नहीं आना। आपको ये एग्जाम में जो F2 जनरेशन है ये आपको दिखानी पड़ेगी एक स्क्वायर के अंदर, जिसे हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं बच्चों? प्यूनेट स्क्वायर। अरे पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी को मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, इसी को मैं आपको किस में बना के दिखा रहा हूं बच्चों? प्यूनेट स्क्वायर में बना के दिखा रहा हूं। भाई नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 2n। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, आपको कैसे दिखाना है एग्जाम में कि प्यूनेट स्क्वायर बना के दिखाना है। प्यूनेट स्क्वायर का जो कंसेप्ट था, प्यूनेट स्क्वायर जो बनाना सिखाया वो हमें एक साइंटिस्ट ने बनाना सिखाया। साइंटिस्ट का नाम था रेगनाल्ड सी प्यूनेट। रेगनाल्ड सी प्यूनेट। इन साइंटिस्ट ने, रेगनाल्ड सी प्यूनेट ने जो कंसेप्ट दिया, किसका दिया? प्यूनेट स्क्वायर का कंसेप्ट दिया। ठीक है, आपको बना के क्या दिखा के आना है एग्जाम में? अगर वो बोलता है कि मोनोहाइब्रिड का क्रॉस दिखाइए, तो पहले तो आप वही करेंगे, एक टॉल ले लेंगे कैपिटल टी कैपिटल, एक डॉर्फ ले लेंगे स्मॉल टी, इसका गैमेट बनाएंगे टी, इसका गैमेट बनाएंगे स्मॉल टी और दिखा देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे टॉल दिखा देंगे और यहाँ हम लिख देंगे कि ये पेरेंट है, ये गैमेट्स है और ये F1 जनरेशन है। फिर आप लिखेंगे कि हम F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे, सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे। बता रहा हूं कैसे लिखोगे एग्जाम के अंदर। नीट वालों आपको ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, प्यूनेट स्क्वायर गिवन बाय रेगनाल्ड सी प्यूनेट। ठीक है, फिर आप F1 जनरेशन की सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे तो एक मेल हो गया बच्चों, ये फीमेल हो गई। ये गैमेट्स कितने बनेंगे? यहाँ 2 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे भी क्या गैमेट्स बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आप लिखोगे यहाँ पे F2 जनरेशन, तो आप ऐसे क्रॉस करके नहीं बताएंगे, आप लोग क्या बनाएंगे? एक स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे और उसको आप बनाएंगे कुछ ऐसे। बच्चों यहां आप रखेंगे गैमेट्स, यहां पे क्या रखेंगे? गैमेट्स। लाइक यहां रखा आपने, देखो 2 गैमेट है ना, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, और इधर भी गैमेट है 2 कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपने दोनों के गैमेट यहां रख दिए। अब आप ऐसे करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल मिलके क्या बनाएंगे? कैपिटल टी। ये क्या होने वाला है? टॉल होने वाला है। फिर आप इसको इससे करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे बोलो, ये भी क्या होने वाला है? टॉल होने वाला है। फिर आप इसको इससे करवाएंगे, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल होने वाला है। फिर आप इसको इससे कराएंगे, स्मॉल टी, बच्चों ये ड्वार्फ होने वाला है। ऐसे आप बना के आएंगे एग्जाम के अंदर, राइट। उसके बाद आप दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे हमारी जो फिनोटिपिक रेशो है, क्या है? फिनोटिपिक रेशो। एग्जाम में डिट्टो ऐसी बना के आना है, लिखेंगे टॉल इज टू ड्वार्फ, क्योंकि फिनोटिपिक क्या होता है? फिजिकल कैरेक्टर्स। तो फिजिकली मेरे को 3 टॉल दिख रहे हैं और एक ड्वार्फ दिख रहा है, तो 3:1 इज द आंसर। फिर आप लिखेंगे नीचे जीनोटिपिक रेशो। क्या लिखेंगे बच्चों? जीनोटिपिक रेशो। अब जेनेटिक के हिसाब से आपको एक दिख रहा है कैपिटल टी, एक दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक दिख रहा है स्मॉल टी, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? 1:2:1। अब जाके वो आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगी। अगर आप ऐसे नहीं चलेंगे तो आपके नंबर कटेंगे बच्चों। अगर आपको ऐसे चलना है, आपको चलना कैसा है बच्चों? ऐसे चलना है। अरे आई कि नहीं बस समझ में? तो ये सब चीजें जब वो हमारे जो भाई साहब थे, कौन भाई, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये सब क्या है? ये सब अलील्स हैं। ये सब क्या है? अलील्स हैं। क्या है? अलील्स है, अलील्स, राइट। तो ये सब देख दाग के हमारे जो मेंडल साहब थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक और क्रॉस होता है बच्चों डाई हाइब्रिड, जिसमें हम एक साथ 2 कैरेक्टर को पढ़ते हैं। तो वो दोनों चीजें पढ़ने के बाद हमारे साइंटिस्ट ने कुछ 3 लॉ दिए। क्या दिए? 3 लॉ दिए, है ना। वो 3 लॉ मैं आपको अभी बता रहा हूं, आगे जाके हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। 3 लॉ दिए। पहला लॉ था बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। 3 लॉ दे दिया उन्होंने। दूसरा लॉ था बच्चा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या था? लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन। और तीसरा लॉ था बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये पहले जो लॉ थे, ये जो पहले दो लॉ थे, ये इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद ही दे दिए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब ये वाला क्रॉस जिसमें हम लोग एक बारी में सिर्फ एक करैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, ये इन्होंने कब दिया था? जब इन्होंने स्टडी करी किसकी? डाई हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी स्टडी करी? डाई हाइब्रिड। मतलब दो करैक्टर को एक साथ करैक्टर को जब पढ़ने की कोशिश करी तो उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। और जो पढ़ा था इन्होंने, ये जब स्टडी करी थी, इन्होंने ये दो लॉ दे दिए थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं बताऊं, इस पहले लॉ जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है ना? इसके भी क्या है? कुछ एक्सेप्शन। अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। समझा तो मैं आपको चुका ही हूं, ठीक है। अगला लॉ है लॉ ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कुछ एक्सेप्शन है, जिसे मैं बोलता हूं लिंकेज, इसका एक्सेप्शन है। इकलौता ऐसा लॉ जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अरे आएगी नहीं समझ में? तो यूनिवर्सल लॉ की बात करूं तो बच्चों यूनिवर्सल लॉ कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यूनिवर्सल लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तीन लॉ दे दिए, तीन लॉ में से दो जो ऊपर वाले थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो इसी क्रॉस के बाद उन्होंने बता दिए। लेकिन जो तीसरा लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो उन्होंने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, जो मैं आपको बाद में कभी पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, उसके बाद ये वाला लॉ दिया, ठीक है ना। हाँ, तो पहले लॉ में भी कुछ एक्सेप्शन थी, तीसरे वाले में भी कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन दूसरे वाले में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, वो हर जगह वैलिड है। इसलिए बच्चों सेकंड लॉ को हम लोग यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। सवाल आता है मेंडल ने कितने लॉ दिए थे? आंसर इज 3। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, तीनों लॉ के नाम ही है। आशा करता हूं आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगला लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो मिस ना कीजिएगा, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे प्यार दिखाते रहना, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।